नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए, जिसके अंतर्गत आज हमारा विषय होगा भूगोल। और भूगोल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कृषि। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, उनके यहाँ धान, गेहूँ, गन्ना, सरसों आदि की फसलें होती हैं। तो वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? कृषि के अंतर्गत आती हैं। उन्हें हम बोलते हैं कृषि। कृषि के अंतर्गत केवल फसलें ही उगाना नहीं है, जो भी उत्पादन हम करते हैं मिट्टी, जल, वायु की सहायता से, जिसमें जलवायु का प्रमुख रोल होता है, पेड़ पौधों का प्रमुख रोल होता है, वो सारे क्या आते हैं? कृषि के अंतर्गत आते हैं। जैसे गांव में देखते हैं हम, खेती होती है और खेती के साथ साथ लोग पशु पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बैल खेत जोतने के लिए पालते हैं, और मुर्गी या बकरी वगैरह भी पालते हैं। तो वो सारे व्यवसाय क्या किसके अंतर्गत आते हैं? कृषि के ही अंतर्गत आते हैं। तो जो कृषि है, कृषि क्या होती है? कृषि मिट्टी, जल और वहाँ की वायु से जुड़े हुए जो व्यवसाय होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? कृषि के अंतर्गत आते हैं। उसे हम कृषि कहते हैं। कृषि के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय कौन से हैं? सबका जो ग्रामीण क्षेत्र से, और कहीं ना कहीं पर प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसके, आप अभी शहर में रह रहे हो, सिटी में रह रहे हो, लेकिन आपके दादी दादा से आप बात करोगे तो वो कहाँ के होंगे? गांव के ही रहने वाले होंगे। क्योंकि हमारे घर, हमारे देश में, भारत में 70% लोग कृषि पर आधारित हैं। हो सकता है आज कृषि नहीं कर रहे हैं, आज डॉक्टर हैं या क्लर्क हैं, कहीं अधिकारी वाली नौकरी पर हैं, कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं कारखानों में, लेकिन जो उनका मूल है वो क्या है? खेती से ही, कृषि से ही जुड़े हुए हैं। अगर आप अपने दादा दादी से पूछोगे जाके कि वो क्या करते थे या उनके पूर्वज क्या व्यवसाय करते थे, तो वो क्या बताएंगे आपको? कृषि बताएंगे। क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश रहा है पहले से ही। हमारा भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर अपने उपयोग के सभी संसाधन मिल जाते हैं। आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि दूसरे देशों से व्यापार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। क्यों नहीं पड़ती थी? क्योंकि हमारे यहाँ गेहूँ भी होता है, गन्ना भी होता है, दूध के लिए हम जानवर भी पालते हैं, रेशम और कपास, जूट से हम कपड़े भी तैयार करते हैं, तो वो रेशम भी हमारे यहाँ होती है कपड़े तैयार करने के लिए। यानी और खनिज भी हमारे यहाँ भरपूर पर्याप्त मात्रा में अपने उपयोग के लायक हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं हमारे देश में ही। तो हमारा देश इसी कृषि के व्यवसाय के आधार पर कहीं दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ी। मसाले भी कृषि के अंतर्गत आते हैं और वो भी हमारे यहाँ भारत में ही मिलते हैं। भारत को अगर हम देखें तो अलग अलग जलवायु के आधार पर अलग अलग फसलें पैदा होती हैं। अगर हम भारत के उत्तर भाग में चले जाएं तो वहाँ पर अखरोट, बादाम, जो सूखे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सूखे मेवे होते हैं, वो मिलते हैं। दक्षिण में आ जाएं, केरल की तरफ आ जाएं, तो हमें मसाले भरपूर मात्रा में मिलते हैं। पूर्वी भाग में जहाँ वर्षा अधिक होती है और मिट्टी चिकनी और काली होती है, तो वहाँ पर चावल अधिक मिलता है। खादर मिट्टी जो नदियाँ बहा कर लाती हैं, तो वहाँ पर हमें गन्ने की फसल पर्याप्त मात्रा में बहुत अच्छी होती है, और चीनी हम अपने उपयोग के लायक स्वयं बना सकते हैं। भारत किसी भी उत्पादन में प्रथम नंबर पे है, लेकिन वो जनसंख्या अधिक होने के कारण वो अपना जो फसलें उत्पादन करते हैं, जो उत्पादन उनका होता है कृषि के क्षेत्र में, मत्स्य मछली उत्पादन सही या मुर्गी पालन सही, अंडों का उत्पादन सही, वो स्वयं में ही भरपूर हो जाता है। तो इस आधार पर हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अब हम देखेंगे कृषि के अंतर्गत व्यवसाय कौन कौन से आ सकते हैं। कृषि के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय में मछली पालन, यानी जो मत्स्य पालन होता है, वो भी किसके अंतर्गत आता है? कृषि के अंतर्गत आता है। मुर्गी पालन, वैसे तो ये पशुपालन या पक्षी पालन है, लेकिन इसे कृषि के अंतर्गत क्यों रखते हैं? क्योंकि ये कृषि के साथ साथ जो कृषि से व्यवसाय जुड़े लोग हैं, वो खेती करने के साथ साथ, यानी गेहूँ उगाने के साथ साथ या गन्ना उगाने के साथ साथ इन व्यवसायों में को भी करते हैं।
इनसे उन्हें दोहरी आमदनी होती है। खेती तो उनके साथ साथ चल रही है, लेकिन वो इस तरह का व्यवसाय भी करते हैं। दूध के लिए पशुपालन, जो जानवर हमें दूध देते हैं, चाहे गाय है, भैंस है या बकरी है, तो उनका भी क्या करते हैं वो पाल कर। तो जो व्यवसाय हम कृषि के साथ साथ करते हैं उन्हें भी हमने किस में रखा है, कृषि के अंतर्गत ही माना है, उन्हें रखा है। इसमें बहुत से लोग मछली पालन, अब सोचोगे मछली पालन खेती के साथ साथ कैसे, तो आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में अपने खेतों में तालाब बना लेते हैं और वहाँ पर पानी छोड़ देते हैं और फिर उसमें मछली पालते हैं। रेशम कीट पालन, जो कपड़ा बनाते हैं तो वो शहतूत के पेड़ पर क्या पालते हैं, रेशम का कीट पालते हैं और उस कीड़े से क्या होता है, रेशमी कपड़ा बनाया जाता है। जो वस्त्र बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध होता है वो हमें किससे, कृषि से ही प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन, लोग मधुमक्खियों की पेटियां अपने बाग बगीचों में रख देते हैं और उससे क्या शहद की प्राप्ति होती है। तो ये मधुमक्खी पालन जो व्यवसाय है ये भी किसके अंतर्गत आता है, कृषि के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत सब्जियों का उत्पादन, बागबानी, जो बाग लगाते हैं, आम, अमरूद, केला या और फल होते हैं, उनका उत्पादन भी किसके अंतर्गत रखते हैं हम, कृषि के अंतर्गत ही रखते हैं। अब कृषि को उत्पादन और बुवाई के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। उससे पहले हम देखेंगे कि हमारी फसलें किस प्रकार की होती हैं। तो फसलों के प्रकार में कुछ फसलें क्या होती है, खाद्यान्न होती हैं, यानी अनाज पैदा होता है और उस अनाज को हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी होती हैं, खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत हम गेहूँ, चना, जौ आदि, मटर आदि, ये जो फसलें हम खाने के रूप में यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारी दालें हों या गेहूँ, चना, इन्हें हम खाने के रूप में भी यूज़ करते हैं। और जब हमें दिखता है कि ये हमारे खाने से बची हुई है तब हम इन्हें बाज़ार में बेच देते हैं, इन्हें हम बोलते हैं खाद्यान्न फसलें। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको केवल हमें क्या होता है, बेचना होता है उन्हें बोलते हैं नकदी फसलें। उनका हम यूज़ नहीं कर सकते, उनका यूज़ वो प्रयोग के लायक तब बनती हैं जब वो फैक्ट्रियों में जाकर उन्हें संशोधन किया जाता है, सही किया जाता है, उनके दूसरी चीज़ों का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें गन्ना का यूज़ हम एक दो खाने के रूप में करते हैं, वो दूसरी अलग बात है, क्योंकि आप बच्चे और आपके मन में एकदम से दिमाग आता है गन्ने को तो हम खाते हैं, मैम कैसे कह रही हैं कि इसका यूज़, लेकिन गन्ने का जो ज़्यादा यूज होता है वो होता है चीनी के रूप में। जब गन्ने से चीनी या गुड़ बनता है तो इसे डायरेक्ट फसल पैदा करने वाला किसान इसे यूज में नहीं कर सकता, इसे बेचना होता है गन्ना। और पिपरमेंट जिसे आप आम भाषा में मैंथा बोलते हैं, तो इसका यूज़ दवाइयाँ बनाने में किया जाता है, जो विक्स या बाम बनती है उसमें किया जाता है, तो हम इसका यूज़ भी डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो जो फसलों का यूज़ हम डायरेक्ट यूज़ में प्रयोग में नहीं कर सकते, उन्हें हम बेचते हैं, उससे हमें धन प्राप्त होता है। तो इस तरह की फसलें किस में आती हैं, नकदी फसल में आती हैं, यानी इन्हें बेचकर हमें पैसा प्राप्त होता है। और जो गेहूँ, चना, जौ की फसलें हैं, पैसा इन्हें भी बेचकर प्राप्त होता है, लेकिन इनका यूज़ हम अपने खाने के लिए भी करते हैं। और तीसरी होती है पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी, कहवा, जिनका यूज़ हम किस में करते हैं, पीने के लिए करते हैं। और ये अब हमने देखा, हमने इतनी सारी फसलें देखी और इनके अंतर्गत आने वाली और भी फसलें हैं, लेकिन इनका यूज़ जो इनकी पैदावार होती है वो इनकी जलवायु के आधार पर होती है कि किस स्थान पर क्या फसल होगी और कहाँ कैसी मिट्टी वहाँ की होगी, क्योंकि प्रत्येक फसल के उत्पादन के लिए, प्रत्येक पौधे के उत्पादन के लिए वहाँ की मिट्टी और सिंचाई, जल और वायु तीनों की आवश्यकता पड़ती है किसी पौधे को उपजने में या उगने में। और इसी आधार पर कुछ पौधे क्या होते हैं, मौसम के अनुसार बोए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या मौसम के अनुसार वर्गीकृत करते हैं, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, इस तरह से उन्हें बोने के आधार पर, क्योंकि सभी फसलें हर मौसम में नहीं बोई जाती।
हालांकि अब हरित क्रांति आ गई है और चीज़ों को फर्टिलाइज करके, बीजों को अच्छी तरह से करके उनका उत्पादन किया जाता है, लेकिन वो कम रूप में होता है। नॉर्मली देखते हैं खीरे 12 महीने मिलते हैं साल के, गाजर भी अब अधिकतर मिलती है, बहुत सारी फसलें हैं जो हम साल के 12 महीने प्राप्त करते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा समय होता है जिस समय वो अधिक मात्रा में होती हैं। अब गर्मी चल रही है तो खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज बहुत अधिक मात्रा में आपने देखा होगा। क्या ये सर्दियों में मिलते तो हैं, लेकिन इतने नहीं मिलते जितने इस टाइम मिलते हैं। तो फसलों का वर्गीकरण हम उनके बुवाई और कटाई के आधार पर भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम फसलों का वर्गीकरण। अब तक हमने देखा फसलों के प्रकार, अब हम देखते हैं बुवाई और कटाई के आधार पर फसलों को किस प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहले आती है हमारी रबी की फसल। रबी की फसल का जो बोने का समय होता है वो होता है जाड़े के प्रारंभ में, यानी अक्टूबर नवंबर में। जाड़े के प्रारंभ में बोना और जब गर्मियों का प्रारंभ होता है तब उसे काटना। जाड़े के प्रारंभ में बोकर और गर्मी के प्रारंभ में यानी अप्रैल मई में काटना। रबी की फसल को हम जाड़े के स्टार्टिंग में बोते हैं और गर्मी के प्रारंभ में काटते हैं। और कौन कौन सी फसलें होती हैं ऐसी जो हम जाड़े में बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं? तो देखो इसमें गेहूँ अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, क्योंकि अब तो दिसंबर तक बोए जाते हैं गेहूँ। बीज इस तरह का होता है, उसे फर्टिलाइज किया जाता है, संशोधित किया जाता है, दवाइयाँ मिलाई जाती हैं, तो हम गेहूँ को दिसंबर तक भी बोते हैं। लेकिन ये किस में आती है? रबी की फसल में। और कौन सी फसल ऐसी है हम जो जाड़े में बोते हैं? गेहूँ के साथ साथ चना, सरसों। कहने का तात्पर्य है जो फसलें अक्टूबर नवंबर में जाड़े के प्रारंभ में बोई जाएंगी और मार्च अप्रैल में काटी जाएंगी, उन फसलों को हम रखते हैं रबी के फसल के अंतर्गत। दूसरी आती है हमारी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल को हम जब बरसात का प्रारंभ होता है, यानी गर्मियों में जब बारिश, जो जुलाई है, जून जुलाई अगस्त, इन महीनों में हम बोते हैं और अक्टूबर नवंबर तक काट लेते हैं। जो फसलें हम कब बोते हैं? बरसात के प्रारंभ में या जुलाई में बोकर, जुलाई अगस्त में बोकर कब हम काटते हैं? इसे अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। वो फसलें किसके अंतर्गत आती हैं? रखते हैं हम खरीफ की फसल के अंतर्गत उन्हें रखते हैं। अब इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं खरीफ की फसल में? कौन सी ऐसी फसल होती है जो हम जुलाई में बोकर अक्टूबर में काटते हैं? जरूर नहीं जुलाई में, जून के लास्ट वीक में भी बो देते हैं, या जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त का पहला सप्ताह भी। कुछ धानों की ऐसी किस्में होती हैं जो जुलाई के लास्ट में लगाई जाती हैं, बोई जाती हैं और उन्हें अक्टूबर के लास्ट तक या अक्टूबर के प्रारंभ में, अमूमन अक्टूबर के लास्ट तक ही ये फसलें काटी जाती हैं। अब इनमें फसलें कौन कौन सी हैं ऐसी? जैसे प्रमुख फसल है खरीफ की धान, बाजरा। जौ हमारी किसकी है? जो हमारी है रबी की फसल, गेहूं के साथ बोए जाते हैं। धान, बाजरा, मक्का तो अब पूरे साल ही बोई जाती है। बीज ही उसका ऐसा आता रहा है कि अब वैज्ञानिक तरीके से खेती होती है। अधिकतर उस तरह से बीज को रिपोर्टाइट करते हैं, उसे संशोधन करते हैं और उसे इस योग्य बनाते हैं कि वो हर मौसम के अनुसार बोए जा सके। कि सर्दी की जो लौकी तुरई होगी उसे बोने के लिए अलग बीज होगा, गर्मियों की अलग, बरसात में भी लौकी तुरई चलती है लेकिन उसका बीज क्या होता है? अलग होता है। लेकिन प्रारंभ में जब देखा जाए तो उसे हम एक टाइम चक्र था, उसके अनुसार ही फसलों को बोते थे। इसके बाद में तीसरी आती है हमारी जायद की फसल। तो जायद की फसल कौन कौन से आते हैं? जायद की फसल होती है गर्मी में बोकर गर्मी में ही काट देते हैं, यानी फरवरी में बोई जाती हैं अधिकतर ये फसलें और जुलाई के लास्ट तक इनको
काट लिया जाता है, जाता है अगस्त तक। अगर कोई लेट फसल बोई जाती है तो वो अगस्त तक कट जाती है। यानी गर्मी में बोकर जायद की फसल क्या होती है, गर्मी में बोकर गर्मी में ही काट लेना। इन फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है और इनमें फसलों में पानी की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। जायद की फसलों में कब बोई जाती है, गर्मी में, गर्मी के प्रारंभ में, यानी फरवरी में जब कुछ गर्मी होती है तो ये गर्मी के प्रारंभ में बोई जाती हैं। और कब, गर्मी के लास्ट होते यानी बरसात के मौसम आने तक इन फसलों को काट लिया जाता है। बरसात जब शुरू होती है उसके प्रारंभ में इन्हें काट लेते हैं। अगर हम इंग्लिश महीनों के हिसाब से देखें तो इसे फरवरी में बोते हैं और जुलाई अगस्त तक काट लेते हैं। तो ये होती कौन कौन सी फसलें हैं, जायद की फसलें जो इस समय चल रही हैं। इस समय जो फसलों का अधिकतर मौसम है वो किसका है, जायद का है। इसमें सब्जियां बहुत होती हैं और क्या होती हैं, खीरा ककड़ी। आपके मैंने बताया ये गर्मी के प्रारंभ में बोई जाती हैं और बरसात के प्रारंभ तक काट ली जाती हैं। और इनमें जो फसल होती है इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इन्हें पानी की आवश्यकता भी अधिक होती है और इनमें पानी भी अधिक पाया जाता है। जैसे खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज आदि फसलें किसके अंतर्गत आती हैं, जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में हमने देखा कि फसलों का वर्गीकरण हमने बुवाई और कटाई के आधार पर 3 प्रकार से किया, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। इसके बाद कुछ एरिया होते हैं, कुछ क्षेत्र प्रमुख होते हैं जिनमें हम फसलों का उत्पादन अलग अलग करते हैं। जैसे कहीं पर गन्ना होता है ज़्यादा तो कहीं गेहूँ होता है। तो अब हम उसे देखते हैं कि किस प्रकार हम फसलों का उत्पादन करते हैं, उसके क्षेत्र और जलवायु, मिट्टी के आधार पर कहाँ कहाँ होती हैं। क्योंकि हमारा भारत बहुत विशाल देश है और इसमें हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अकेले भारत में ही हर तरह की जलवायु पाई जाती है और जलवायु के आधार पर ही खेती का उत्पादन होता है। कृषि जो फसलें उत्पादन की जाती हैं वो उनका प्रमुख आधार क्या है, जलवायु, वहाँ की मिट्टी और वहाँ की पानी है, सिंचाई के साधन है कि वहाँ पर किस तरह के पानी की आवश्यकता होती है और उसकी पूर्ति की जा सकती है। उसके आधार पर हम देखेंगे कि जो हमारा पूर्वी भाग है, ये वाला भाग है उत्तर प्रदेश से आधा वाला, ये जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर चावल अधिक पैदा होता है पूर्वी भाग में। उसका प्रमुख कारण है कि यहाँ की मिट्टी काली है, चिकनी है और दूसरे यहाँ पर पूर्वी भाग में बारिश बहुत अधिक होती है। बारिश की अधिकता और मिट्टी के चिकने होने के कारण यहाँ किसकी, इस क्षेत्र में किसकी, चावल की खेती की जाती है। इसके चावल की खेती वैसे तो जगह जगह कहीं यहाँ पर भी होती है, लेकिन जो प्रमुख क्षेत्र है चावल उत्पादन का वो हमारा पूर्वी भाग ही है जहाँ पर अधिक मात्रा में चावल की खेती होती है। इसी प्रकार हम गेहूं की खेती देखें तो हमारा पश्चिमी भाग, ये वाला हरियाणा, पंजाब और कुछ उत्तर प्रदेश का भाग, यहाँ पर क्या होती है, चावल की खेती अधिक होती है। सोयाबीन की फसल मध्य प्रदेश में अधिक होती है। और इसके बाद में हम मसाले लें तो मसाले, ये दक्षिण वाला भाग, ये मसालों के लिए, क्योंकि यहाँ की जलवायु क्या है, गर्म है। ये भूमध्य रेखा से जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उससे 8 डिग्री अक्षांश तक यहाँ पर ये क्या है, 8-10 से ये वाला भाग है केरल। गर्म जलवायु यानी वायु गर्म है और मिट्टी उपयुक्त है, तो यहाँ पर मसालों का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे जो हमारा बीच वाला उत्तर प्रदेश है और ये मध्य प्रदेश का कुछ भाग है, कुछ महाराष्ट्र का, यहाँ पर किसकी खेती होती है, गन्ने की खेती अधिक मात्रा में होती है। तो चावल के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होगी, तो ये पूर्वी वाले भाग में आपने देखा होगा मेघालय, चेरापूंजी पड़ा होगा, मासिन राव में सबसे अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, चावल का उत्पादन होता है। दूसरे जो हमने पाया था पेय पदार्थ यानी चाय, कहवा, कॉफ़ी, तो उसके लिए ये असम और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, ये वाला क्षेत्र किसके लिए होता है, यहाँ पर
चाय, कहवा, कॉफ़ी की अधिक खेती होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पानी की आवश्यकता तो अधिक होती है, लेकिन चावल की तरह पानी भरा नहीं रहना चाहिए। जो चाय कॉफ़ी की खेती होती है उसमें पहाड़ी इलाकों में होती है, ढलानदार खेत होते हैं, बारिश अधिक होती है, लेकिन वहाँ पानी क्या होता है, जमा नहीं होता। जैसे चावल के खेतों में जो धान का खेत होता है उसमें पानी भरा रहता है एक सार लेवल से, यानी पानी चाहिए चाय के लिए ज़्यादा, लेकिन वो वहाँ पर भरा नहीं हो, उसकी पत्तियों पर छिड़काव के रूप में होता रहे। तो इस तरह से हमने देखा कि भूमि के आधार पर हमारी जो खेती होती है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है। हमने पढ़ा था शुरू में, जब पढ़ा था कि मत्स्य उत्पादन भी कृषि के अंतर्गत आता है। ये किनारे समुद्र तट वाला किनारे वाला भाग है, यहाँ पर समुद्र किनारे मछलियाँ बहुत मिलती हैं, तो इसलिए यहाँ पर मत्स्य पालन भी बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसे भी हम कृषि के अंतर्गत रखते हैं। पश्चिम बंगाल का और जो उनका मुख्य भोजन होता है ना, प्रमुख भोजन, आपने पढ़ा होगा कि पश्चिम बंगाल का मछली चावल प्रमुख भोजन है। या इसमें पूर्वी भाग में, बिहार में, इधर पूरब में चावल अधिक खाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ अधिक उत्पादन होता है, तो जो चीज़ जहाँ अधिक उत्पादित होती है वो वहाँ की प्रमुख होती है और वहाँ की खास भी होती है। तो हमने देखा इस आधार पर कि अलग अलग फसलों के लिए भारत में अलग अलग क्षेत्र है, क्योंकि भारत की जलवायु विभिन्न है, तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र हैं। साथ ही साथ सिंचाई के साधन, जैसे असम या पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में चाय पैदा होती है, तो वहाँ का पानी क्या मांगती है, वो बारिश के रूप में ऊपर से बूंदें पड़ती रहें। तो सिंचाई के आधार पर भी फसलों को वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि जहाँ सिंचाई की सुविधा जैसी होगी वैसे ही फसलों का उत्पादन हो सकेगा। अगर हम सपोज करो, मान लो इसमें राजस्थान या हरियाणा वाले क्षेत्र में चावल उगाते हैं, तो हम पानी कहाँ से लाएंगे? इतना पानी की अधिक आवश्यकता होती है। और पानी किस वाले क्षेत्र में? पूर्वी भाग में, क्योंकि बारिश अधिक होती है इस क्षेत्र में। तो सिंचाई की उपलब्धता के आधार पर भी फसलों का उत्पादन किया जाता है। आपने अपने आसपास देखा होगा खीरा ककड़ी जो होती है, खरबूज तरबूज, ये अधिकतर नदी के किनारे जो रेता वाले क्षेत्र होता है वहाँ होती है, क्योंकि उन्हें आसानी से सिंचाई के लिए नदी और नहरों का पानी मिल जाता है। तो सिंचाई का प्रमुख साधन है हमारे यहाँ वो नहरें, नदी, तालाब, नलकूप है, और कहीं कहीं पर वो छिड़काव विधि, जिसे स्प्रिंकलर विधि बोलते हैं, उस विधि का भी उपयोग किया जाता है। तो हमने देखा, अब हम देखते हैं कि हमने देख लिया कि पूरे भारत में अलग अलग जलवायु, अलग अलग फसलें उत्पादित होती हैं। इसके बावजूद खेती को हम व्यापारिक फसलें और निर्वाह कृषि के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि? अब हम देखते हैं इसके बाद में कि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं और व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं। इन अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के साथ साथ कुछ फसलों को केवल जीवन यापन के लिए, स्थानीय आवश्यकताओं के लिए पैदा करते हैं, उपजाते हैं, उन्हें उगाते हैं, और कुछ फसलों को बेचने के लिए और अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए उगाते हैं। तो उसके आधार पर हम जो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है हमारी, जैसे गेहूँ चावल है, खाने के लिए उपयोग में करते हैं, और उसे हमें बेचकर थोड़ा बहुत धन प्राप्त हो जाता है, जो हम हमारे खाने से बचती हैं उसे बेचकर अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। तो जो फसलें केवल हम किसके लिए, स्थानीय आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए उगाते हैं फसलों को, तो उन्हें क्या करते हैं, हम निर्वाह कृषि कहते हैं, स्थानीय आवश्यकताओं के लिए, जिसके अंतर्गत जैसे हमने अभी पढ़ा था गेहूँ चावल, जौ, चना, मटर, ये वाली फसलें। इसके अतिरिक्त जो हमारी गन्ना होती है, स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति करती है हमारी निर्वाह कृषि, यानी पूर्ति करने वाली फसल कृषि को क्या बोलते हैं, निर्वाह कृषि। इसके अतिरिक्त जो गन्ना होता है या पिपरमेंट होता है, ये क्या, इसका किस लिए हम उगाते हैं, इसको उगाने का प्रमुख उद्देश्य होता है इसे बेचकर अधिक से अधिक धन प्राप्त किया जाए। तो जो फसलें हम धन प्राप्त करने के लिए, व्यापार करने के लिए उगाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं व्यावसायिक कृषि, जिनका यूज़ हम डायरेक्ट खाने के रूप में नहीं करते। अब हम देखते हैं कि एक हमारे यहाँ होती है चकबंदी। क्या है ये चकबंदी?
खेती हमने पढ़ ली, लेकिन अगर सोचो कि जब हमारे गांव परिवार में हम रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होते हैं अधिकतर लोग, तो जब हमारे खेत बिखरे हुए होंगे तो वहाँ पर क्या होगा। मान लीजिए हमने एक खेत हमारा ये है और दूसरा यहाँ पर है और बीच में क्या है, एक तीसरे पर्सन का खेत है इसका, तो हम यहाँ खेती कर रहे हैं। अब यहाँ जाने पे हमें समय भी लगेगा, टाइम के यूज़ बेस्ट भी होगा। दूसरे हम जुताई करते हैं तो इस खेती करेंगे, फिर इसकी करने जाने पे पड़ेगा। तो सरकार ने क्या किया, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद में इस तरह की बहुत सारी कठिनाइयाँ आने लगी। तब से गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर ये वाला खेत, ये दोनों खेत इसके यहाँ पर हैं, तो इस वाले खेत को यहाँ से हटाकर यहाँ पहुँचा दिया, यानी किसी भी पर्सन का खेत है ये, उसका यहाँ पहुँचा दिया, और जो यहाँ वाला खेत था उसे इसके बिल्कुल बराबर में रख दिया। यानी उसका पूरा खेत, 2 या 3 जगह उसका कहीं भी खेत होगा तो उसके खेतों को क्या कर दिया, एक जगह रख दिया, जो क्या कहलाई, चकबंदी कहलाई। इसके अनेक फायदे हुए, समय की बचत हुई, संसाधनों के आसानी से मिल गए, सिंचाई, हम एक खेत को भर रहे हैं दूसरा भी भर गया, सिंचाई में भी आसानी हुई, और जब हमारे कार्यों में बहुत सारी आसानी हुई तो उससे क्या हुआ, फसल का उत्पादन भी अधिक बढ़ा। फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा एक प्रमुख कदम उठाया गया जिसे हम बोलते हैं हरित क्रांति। ये हरित क्रांति क्या है, इसके जनक थे स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, इन्हें हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। इन्होंने उत्पादन बढ़ाने के लिए, फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए बीजों को संशोधन किया, उनकी उर्वरा शक्ति बढ़ाई और उनमें ऐसी दवाइयों का प्रयोग किया जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हमारी उपज को भी बढ़ा सकें। जब हमारी उपज बढ़ेगी तो उससे क्या होगी, आमदनी बढ़ेगी और कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास होगा। तो इसलिए जो बीजों में संशोधन किया और दवाइयाँ जो पर्यावरण के अनुकूल हैं, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं और हमारी फसलों को भी उपज बढ़ा रही हैं, तो इसका श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन का। और उन्होंने जो इस तरह के प्रयोग किए वो क्या कहलाए, हरित क्रांति कहलाए। जो आजकल फसलें होती हैं वो इसी तरह से, आपने सुना होगा हरित क्रांति तो आप नहीं जानते, लेकिन एक हाइब्रिड सुना होगा कि हाइब्रिड बीज आ रहा है, हाइब्रिड के गेहूँ है, हाइब्रिड की बाजरा है या अन्य फसलें हाइब्रिड की। तो वो हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड है जो बीज है फसल बोने के लिए, उनमें रासायनिक या दवाइयों का प्रयोग करके उनके द्वारा जो पैदा की गई फसल है उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, और वो इस तरह से उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचता। तो आज हमने ये टॉपिक पढ़ा कृषि और सिंचाई, इसका हमने निर्वाह कृषि, फसलों के प्रकार, खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें देखिए। अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा और अच्छे प्रकार से समझने के लिए वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देखें। धन्यवाद।